हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका फोकस प्लस स्टडी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो चैप्टर है भारत की नदियां से, इस चैप्टर से अलग अलग एग्ज़ाम जैसे पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे या आप कह सकते हैं जिस एग्ज़ाम में जीएस पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में हम भारत की नदियाँ, नदियों के किनारे बसे शहर और नदियों कुछ सहायक नदियों को पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप एक बार पूरा अंत तक देखिएगा, उसके बाद आप किसी भी जीएस के ऑब्जेक्टिव बुक को भारत की नदियाँ चैप्टर को खोलकर बनाइएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको पता है भारत नदियों से एक परिपूर्ण देश है। भारत की नदियों को दो पार्ट में बांटा गया है, एक हिमालयन नदी, एक प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी किसे कहते हैं और प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं, आइए इसे देखते हैं। ये हमारा हिमालय हो गया। हिमालय के क्षेत्र की नदियों को हिमालयन नदी कहा जाता है। हिमालय के क्षेत्र की नदियों को हिमालयन नदी कहा जाता है। ये हमारा हिमालय हो गया। हिमालय के क्षेत्र की जितनी भी नदियां हैं इसलिए इसे हिमालयन नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, जो तीन तरफ जल से एक तरफ स्थल से जुड़ा हो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। आप देख सकते हैं इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और उत्तर की तरफ स्थल से जुड़ा, इसलिए इधर की नदियाँ को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। कौन सी नदी एस्चुरीकरण का निर्माण करती है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, आइए इसे कहते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं, एस्चुरीकरण किसे कहते हैं। जब कोई नदी बहते हुए अपने मुहाने पर गिरने से ठीक पूर्व अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती है, अपने मुहाने पर गिरने से ठीक पूर्व यहीं पर कंकड़ पत्थर जमा कर लेते हैं, या परिभाषा के रूप में आप याद कर सकते हैं, जब कोई नदी बहते हुए अपने मुहाने पे गिरने से ठीक पूर्व त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। लेकिन हम कैसे याद करेंगे कि हम लोग एक लंबे समय तक इसे भूल न पाएँ। जब कोई नदी अपने मुहाने पर गिरने से पूर्व अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती है तो यहाँ पर जमा करने के बाद यह नदी फैल कर गिरती है, या आप कह सकते हैं यह नदी कई उप नदी में बढ़ जाती है, वह नदी डेल्टा का निर्माण करती है। जो नदी बहते हुए अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती है ठीक उसी प्रकार कंकड़ पत्थर के साथ उसी स्पीड से अपने मुहाने पर गिर जाती है, वह नदी एस्चुरीकरण का निर्माण करती है। अब हम लोग इसमें एक एक नदी को बारी बारी से देखेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसका मुहाना कहाँ है। तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए यह नदी अरब सागर में चली जाती है। सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसके कुछ सहायक नदी है जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसका क्रम हमें याद रखना है। सबसे पहले सिंधु नदी, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सी नदी है जो हिमालय के उस पार की नदी है। सिंधु और सतलज नदी जो हिमालय के उस पार की नदी है, बाकी सब नदी हिमालय के इस पार की है। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे है। भाखड़ा नांगल बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। एक और नदी हम लोग देखते हैं जो उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुत्री से निकलकर यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। हमें हर एक नदी की लंबाई नहीं याद रखना है, उन्हीं नदी को लंबाइयों को याद रखना है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गंगा नदी के लंबाई से ही क्वेश्चन पूछ दिया था। यह भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके एक सहायक नदी यमुना जो उत्तराखंड से निकलकर दिल्ली होते हुए गंगा नदी में मिलती है। यमुना नदी की टोटल लंबाई 1375 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे
बड़ी सहायक नदी है, या आप कह सकते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो इसी यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा है। यमुना की भी कुछ सहायक नदी है, जैसे चंबल, बेतवा, केन आदि, ये सब यमुना की सहायक नदी है। यहीं तिब्बत के मानसरोवर से एक नदी निकलती है, सांपो नदी। सांपो नदी, इसकी भी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस सांपो नदी तिब्बत होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। जब ये सांपो नदी भारत में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जब सांपो नदी भारत में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में टोटल लंबाई 915 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की जिसका अफवाह तंत्र या चौड़ाई बड़ा है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा पड़ता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा पड़ता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना पड़ता है। जब ये दोनों नदियां एक दूसरे से मिलती हैं तब इसका नाम मेघना पड़ता है। जब ये दोनों नदियां एक दूसरे से मिलती हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो भारत और बांग्लादेश तक विकसित है। अब इसके बाद एक नदी हम लोग और देखते हैं। यहीं अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है और गुजरात के कच्छ के खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की खासियत ये है कि ये नदी ना तो अपने किसी बड़े नदी में, ना ही किसी सागर या महासागर में मिलती है, बल्कि यह नदी गुजरात के कच्छ के खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी को भारत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी को भारत में लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक जगह है छत्तीसगढ़ में अमरकंटक। यहाँ से बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। वो कौन सी जगह है जहाँ से 3 नदी 3 दिशा में बहती है? अमरकंटक। एक नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में चली जाती है, जिसका नाम नर्मदा है। एक नदी पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यह नदी महानदी है। इस महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना है इसी महानदी पर। इसे उड़ीसा का शोक नदी भी कहा जाता है। और जो उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी मिलती है उसका नाम सोन नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वह कौन सा जगह है जहाँ से 3 नदी 3 दिशा में बहती है? अमरकंटक छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक नदी पश्चिम की ओर बहती हुई नर्मदा नदी मिलती है। एक नदी पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, जिसका नाम महानदी है। इसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना है। एक नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी मिलती है, जिसका नाम सोन नदी। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछेगा कि वह कौन सी नदी है जो दक्षिण की तरफ से आती हुई गंगा नदी में मिलती है? सोन नदी। बाकी सब नदी को आप देख रहे हैं, या ये सब नदी या तो पश्चिम से आ रही हैं या तो उत्तर से आ रही हैं। यही एक नदी है जो दक्षिण की ओर से आती हुई गंगा नदी में मिलती है, सोन नदी। इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसके नीचे से ही एक नदी और बहती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सूरत होते हुए अरब सागर में चली जाती है। इसी ताप्ती नदी के किनारे ही सूरत शहर बसा हुआ है। यहीं इसके नीचे से नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है या भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। इसी गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहीं इसके नीचे से
एक नदी कर्नाटक के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यह नदी कोई और नदी नहीं, कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी कर्नाटक के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश होते हुए पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसी कर्नाटक से एक और नदी निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से ही नदी कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी भी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बिहार के प्रीलिम्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सी नदी है जो दो राज्यों के विवाद का कारण है। कावेरी नदी। इसी कावेरी नदी को लेकर दो राज्यों में विवाद चल रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसी कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी नदी एस्चुरीकरण का निर्माण करती है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। जो नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में चली जाती है वह नदी एस्चुरीकरण का निर्माण करती है। आप देख रहे हैं नर्मदा और ताप्ती यही दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में चली जाती हैं। इन्हीं नदियों पर एस्चुरीकरण का निर्माण होता है। जो नदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है उस नदियों पर डेल्टा का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। जैसे श्रीनगर किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। कानपुर किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। पटना किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। सूरत किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि वह कौन सी नदी है जो दो पहाड़ों के बीच से होकर जाती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा विंध्याचल पहाड़ियों के बीच से होकर जाती है। इसी नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात बना है। जलप्रपात को हम लोग साधारण शब्दों में झरना कह सकते हैं। और हम लोग देख लेते एक क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सी 3 नदियां हैं जो हिमालय के उस पार की नदियां हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यही 3 नदियां हैं जो हिमालय के उस पार की नदियां हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नासिक किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। इसके बाद हम जीएस के किसी भी ऑब्जेक्टिव को बुक लेकर छोटे छोटे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को पढ़ सकते हैं। आप एक बार वीडियो देखिएगा, अगर एक बार देखने से न याद हो तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। देखते आपका ये नदियाँ याद हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी जीएस के ऑब्जेक्टिव बुक लेकर आप क्वेश्चन को बनाइएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।